हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलें कहानी की तरफ आते हैं। मेरा और कलम का रिश्ता बहुत पुराना था। मैं हर वक्त दिलचस्प और अनोखी कहानियों की तलाश में रहती। यूं तो हर एक औरत एक कहानी होती है। एक दिन मुझे भी एक कहानी बन जाना था, मगर मुझे ऐसे अछूते मौजू पर लिखने का शौक था जो लोगों की नजरों से पहले ना गुजरे हों। मैं गली के कई ऐसे घरों में जाकर बैठती जहां खवातीन का आना जाना होता। वहां मुझे बाआसानी कई कहानियां मिल जाती। मैं अपनी एक ऐसी ही मिलने वाली के घर जब पहुंची तो वो बुर्का पहने कहीं जाने की तैयारी में थी। मैंने पूछा, खैरियत आंटी, बड़ी परेशान लग रही हैं आप। हाँ बुशरा, बस खैर ही है। सफीना की रात से तबीयत खराब है, लगता है नजर लग गई है। दम कराने लेकर जा रही हूँ। मैं हंसने लगी कि आंटी, इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। मौसम बदल रहा है, इसीलिए बच्चे बीमार हो रहे हैं। और रही बात दम करने की, तो आप खुद चारों कुल पढ़कर बच्चे पर दम कर दे। मगर आंटी ने तो आस्ताने से ही दम करवाना था। वो बच्ची का हाथ पकड़कर घर से निकलने लगी। मैंने आवाज दी, रुके, मैं भी चलती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि शायद वहां से कोई कहानी मेरे हाथ लग जाए। मैं आंटी के हमरा आस्ताने पहुंच गई। वहां एक साहब गद्दी पर बैठे लोगों के मसले सुनकर किसी को तावीज दे रहे थे और किसी को दम कर रहे थे। मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद ज्यादा थी। सफीना को दम करवाकर आंटी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं भी उनके साथ वापस आ गई। अगले दिन जुमेरात को मैं फिर से आस्ताने पहुंच गई। कल के मुकाबले में आज रश जरा ज्यादा था। मैंने गद्दी पर विराजमान साहब को देखा। उनकी आंखों में शनासाई थी। मैं एक तरफ दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। औरतों के बड़े आम से मसाइल थे। किसी की सास सालिम थी, किसी की औलाद नाफरमान थी, तो किसी का शौहर दूसरी औरत के चक्कर में था। कोई भी मसला ऐसा ना था जिस पर कहानी लिखी जा सके। आहिस्ता आहिस्ता खवातीन का रश कम हो गया। अचानक दरवाजे से दो खवातीन नमूदार हुईं, जो एक जवान लड़की को पूरी ताकत से घसीटकर आस्ताने में लाने की कोशिश कर रही थी। मगर वो लड़की भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अंदर ना आने की कोशिश में थी। उनके पीछे एक मर्द भी था। मैं संभल कर बैठ गई। मेरे दिल ने कहा, बुशरा, कहानी पहुंच गई है। गद्दी पर बैठे साहब ने खवातीन को कहा, छोड़ दो, ये खुद आएगी। उन खवातीन ने लड़की को छोड़ दिया। गद्दी पर बैठे साहब का नाम आबिद था। लड़की ने बाहर से ही मर्दाना आवाज में कहा, आबिद, मैं अंदर नहीं आऊंगा। आबिद साहब धाड़े, कैसे नहीं आएगा, तो खुद चल कर आएगा। आबिद साहब मुंह में कुछ पड़ने लगे। वो लड़की नपे तुले कदम बढ़ाती आबिद साहब के सामने आकर बैठ गई। तो आबिद साहब बोले, अपना नाम बता। वो लड़की मर्दाना आवाज में बोली, तलूस। उन्होंने पूछा, तो मुसलमान है? वो बोला, नहीं। तो तुम इस लड़की पर क्यों आए हो? वो बोला, मेरी मर्जी। उनसे सवाल जवाब करने लगे। मुझे लगता था कि वो लड़की ड्रामा कर रही है या फिर कोई नफ्सियाती मरीजा है। ये जिन्नात वाला मामला हरगिज नहीं है। मैं उस लड़की से कुछ फासले पर बैठी हुई थी। न जाने मेरे मन में क्या समाई कि एक सवाल मैंने भी उस लड़की से कर लिया। मैंने उसमें मौजूद जिन को पुकारा कि क्या तुम इस लड़की को छोड़कर मेरे अंदर हलूल कर सकते हो? आबिद साहब ने मुझे गुस्से से देखा। मोहतरमा, आपको अंदाजा भी है ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा, जी आबिद साहब, मैं बस एक तजर्बा करना चाहती हूँ। अभी मैं आबिद साहब से बात कर रही थी कि मुझे अपने कान के करीब एक हल्की सी मर्दाना आवाज सुनाई दी, मैं आ गया हूँ बुशरा। मुझे खौफ महसूस हुआ। मेरा तज्जिया गलत था। ये तो वाकई जिन है। सामने बैठी लड़की भली चंगी दिखाई देने लगी। आबिद साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मोहतरमा, आप जाएं। जब अपने कहे पर पछतावा हो तब तशरीफ लाइएगा। मैं उठकर घर की तरफ चल दी। आई तो अकेली थी, मगर वापसी पर एक मेहमान यानी तलूस को साथ लिए जा रही थी। घर पहुंचकर मैंने उससे पूछा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो? उसने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, मुझसे कोई ऐसी हरकत ना करवाना जिसकी वजह से मुझे किसी के आगे शर्मिंदा होना पड़े। वो बोला, बुशरा, बेफिक्र हो जाओ, आज से तुम और मैं दोस्त। मिलाओ हाथ।
मैंने हवा में हाथ आगे बढ़ा दिया। चंद सेकंड बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ जलते तवे से टकरा गया हो। उसका कहकहा बुलंद हुआ, बुशरा तुम खाकी और मैं आछी। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, तलूस तुम भूल रहे हो मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। उसने फौरन ही माजरत कर ली। वो बोला, बुशरा मेरा मकसद तुम्हारी दिल आजारी ना था। उसने बताया उसका ताल्लुक मिस्र से है। मिस्र जो राजों से भरा एक मुल्क है, तलूस जिन होने की वजह से सरहदों की कैद से आरी है। वो हर मौजू पर बेहतरीन बात करता था। उसे बहुत मालूमात थी। वो घंटा घंटा मुझसे बहस करता और बहस में जीत जाता। तलूस की सियासत पर गहरी नजर थी। वो हर मुल्क की सियासत पर बात कर लेता था। उसकी और मेरी दोस्ती बड़ी गहरी है, किसी भी इंसान से ज्यादा अच्छा दोस्त है। आज मैं मुल्क की मशहूर राइटर हूँ। मेरी लिखी कहानियां, अफसाने लोग सालों याद रखते हैं और ये कहानियां मुझे तलूस देता है। उसने और मैंने मिलकर कई नेकी के काम किए। मेरे एक दूर के रिश्तेदार चचा अपने मकान के कागजात के बारे में बहुत परेशान थे। ऑफिस से घर आते हुए उनके मकान के कागजात कहीं गिर गए थे। एफआईआर दर्ज करवाई, बहुत ढूंढा मगर कागजात नहीं मिल रहे थे। इन कागजात का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता तो चचा जान मुसीबत में आ सकते थे। उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। मैंने तलूस को कहा, अगर तुम किसी तरह मदद कर सकते हो तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। मैं बोली, जिन ही तो ये काम बआसानी कर सकते हैं। फिर उसने पता लगाया कि कागजात कहाँ हैं, तो मालूम हुआ कि कागजात पुलिस के पास पहुंच गए हैं, मगर वो वापसी के लिए भारी रकम मांगने का इरादा रखते हैं। उसने फोन पर एक पुलिस के बड़े ऑफिसर की आवाज निकाली और हुक्म दिया कि वाहिद नामी साहब को उनके घर के कागजात घर जाकर दे दिए जाएं। एक पुलिस वाला चचा जान के घर आया और कागजात दे गया। यूं चचा वाहिद की मदद तलूस ने की। इसी तरह हमारे मोहल्ले के एक नहायत शरीफ बुजुर्ग अलीमुद्दीन की बेटी आसिया को एक लड़के से मोहब्बत हो गई। आसिया मासूम और कम उम्र थी, जबकि वो लड़का बहुत शातिर और चालाक था। आसिया को न जाने क्या क्या ख्वाब दिखाए कि वो उसके साथ फरार का मंसूबा बना बैठी। उस लड़के ने आसिया को नकदी और जेवर भी चुरा कर लाने पर राजी कर लिया। एक दिन मजाक मजाक में तलूस ने मुझे कहा, बुशरा आज रात तुम्हारे मोहल्ले की एक लड़की अपने आशिक के साथ फरार हो जाएगी। मैंने पूछा, किसकी बात कर रहे हो? उसने बताया, अलीमुद्दीन की बेटी आसिया एक मरदूद के बहकावे में आ गई है। मैंने उससे कहा, जब आसिया घर से निकलेगी तो हम उसे किसी तरह रोक लेंगे। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीबी बुशरा मुझे जिन ही रहने दो, फरिश्ता ना समझो। हर रोज न जाने इस तरह के कितने वाकयात होते हैं। मैं किस किस पर पहरे लगाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त बना हूं, मोहल्ले का चौकीदार नहीं। मैंने कहा, अलीमुद्दीन साहब इस बढ़ापे में ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मासूम आसिया भी बर्बाद हो जाएगी। और तुम ही तो कह रहे हो कि वो लड़का बुरा है। तुम भी मेरा साथ ना दो तो मैं ये सब जानते बूझते भी ना होने दूंगी। उसने कहा, बुशरा ये तुम अकेली करो। वो वहां से चला गया, मगर रात उसने मुझे सोते से उठाकर कहा, आसिया भाग रही है, उसे रोकना है तो रोक लो। मैंने जल्दी से दुपट्टा लपेटा और बाहर निकल गई। लड़का घर से थोड़ा दूर खड़ा था, जबकि आसिया घर से निकलकर लड़के की तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसके हाथ में सफरी बैग था। वो बैग भारी था, इसलिए आसिया चींटी की रफ्तार पे चल रही थी। मैं पल भर में आसिया के सर पर पहुंच गई। मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे वापस घर की तरफ धकेला। लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अंदर से डर गई थी, मगर बज़ाहिर मजबूती से खड़ी रही। मैंने लड़के को कहा, खबीस दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी शोर मचाकर मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। फिर तू तो जानता है कि तेरा क्या हशर होगा। खौफ ये था कि वो खबीस कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, क्योंकि शोर मचाने पर बदनामी तो आसिया की होती। आसिया वापस घर की तरफ पलट गई। आसिया का पलटना था कि तलूस ने इस लड़के को मुक्के और लातें मारना शुरू कर दी। वो लड़का घबरा गया कि सामने तो कोई नहीं, फिर मुझे कौन बुरी तरह पीट रहा है। वो उसकी धुलाई करके मेरे साथ घर वापस आ गया। मरदूद अब किसी लड़की को नहीं वर्गलाएगा।
मैंने कहा, तुमने उस लड़के को इतना मारा है कि उसके इश्क का जिन उतर गया है। उसने जोरदार कहकहा लगाया। अच्छा जुमला है कि जिन ने जिन उतार दिया। इस तरह मैं और तलूस मिलकर कई नेकी का काम करते हैं। आज भी तलूस मेरा दोस्त मेरे साथ है।